तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मूवमेंट यानी या ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट बेसिकली। इसके अंदर हमने हमारे यूनिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। एक पार्ट है सिस्टम, दूसरा पार्ट है सराउंडिंग। थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में सिस्टम को मतलब यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, यूनिवर्स का जो पार्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको क्या बोलोगे? सिस्टम। और पार्ट ऑफ यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम, इसको सराउंडिंग बोलोगे। ठीक है, तो अगर एक टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब सिस्टम है और टेस्ट ट्यूब के बाहर जो भी है वो सब क्या है? सराउंडिंग। अब इस सिस्टम के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप है सिस्टम के? पहला है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के लिए इमेजिन कर लो कि एक पानी का पॉट है, उसको तुम बॉईल कर रहे हो, नीचे से तुम उसे फ्लेम दे रहे हो। पानी के सिस्टम को नीचे से आप फ्लेम दे रहे हो, तो क्या होगा? पानी बॉईल होगा। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है बेसिकली, और मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है। हीट जो है वो सिस्टम के अंदर जा सकती है और हीट सिस्टम से बाहर भी आ सकती है, यानी कि एनर्जी सिस्टम के अंदर भी जा सकती है और बाहर भी आ सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, और मैटर जो कि वाटर है, इसके अंदर वाटर, इसके अंदर मैटर है, तो मैटर भी सिस्टम के अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। ठीक है, तो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकती है, ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं। दूसरे टाइप का सिस्टम है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में अगर इसी पॉट को मैं ऊपर से बंद कर दूं, सील कर दूं मैं ऊपर से, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ऊपर से मैं इसको सील कर दूं, तो अब हीट तो इसके अंदर जा सकती है, यानी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, क्योंकि नथिंग कैन गेट इन और आउट ऑफ दिस पॉट। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सिस्टम। फिर तीसरे टाइप का सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है ना मैटर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो इस पॉट पे मैं इंसुलेशन लगा देता हूँ, थर्मस फ्लास्क देखा है ना सबने? थर्मस फ्लास्क के अराउंड क्या होता है? इंसुलेशन होता है। तो इस पॉट के अराउंड अगर मैं इंसुलेशन लगा देता हूँ, प्रॉपर परफेक्ट इंसुलेशन, तो ना तो उसमें से एनर्जी एक्सचेंज कर, ना तो वो एनर्जी एक्सचेंज कर पाएगा सराउंडिंग के साथ, और ना ही मैटर एक्सचेंज कर पाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? आइसोलेटेड सिस्टम। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद ये तो होगा टाइप्स ऑफ सिस्टम, 3 टाइप के सिस्टम। उसके बाद है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, तो इसमें सबसे पहला जो टाइप है
वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैरी आउट किया जाए, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं। डेल्टा टी क्या है? 0 है। चेंज इन टेम्परेचर 0 है। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है नो हीट ट्रांसफर्ड between system and surrounding। अब ये ना दोनों प्रोसेस कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इसलिए कि आपको लगता है कि भाई जितनी हम हीट ट्रांसफर करेंगे उसी से टेम्परेचर चेंज होगा। तो अगर हम बोल रहे हैं टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा और हीट ट्रांसफर नहीं हो रही सिस्टम और सराउंडिंग की बात में, तो बात तो एक ही है। बात एक नहीं है। हीट ट्रांसफर करने से टेम्परेचर चेंज होता है, ये ट्रू है, लेकिन टेम्परेचर चेंज सिर्फ हीट ट्रांसफर करने से नहीं होता, और भी तरीकों से टेम्परेचर चेंज हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हीट ट्रांसफर करने से टेम्परेचर चेंज हो भी ना, वो हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए और टेम्परेचर ना बदले किसी चीज का। ठीक है, तो नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग का मतलब है Q इक्वल टू 0। सिस्टम ना तो कोई हीट रिलीज कर रहा है, ना ही कोई हीट एब्सॉर्ब कर रहा है। दीज टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। सो हीट ट्रांसफर करने से टेम्परेचर चेंज हो सकता है, बट दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन कि हीट से ही टेम्परेचर बने। सिर्फ वर्क डन करने से भी, वर्क करने से भी टेम्परेचर बढ़ सकता है किसी भी चीज का। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है, अपने रब योर हैंड्स टुगेदर। व्हेन यू रब योर हैंड्स टुगेदर, आर यू पुटिंग एनी सॉर्ट ऑफ हीट इनटू इट? आप यू आर डूइंग वर्क, उससे आपका हाथ का टेम्परेचर बढ़ जाता है नहीं बढ़ जाता? तो आपने कोई हीट तो ट्रांसफर नहीं की अपने सिस्टम ने, यू डिड नॉट पुट इट अगेंस्ट एनीथिंग दैट वाज हॉटर, you generated heat basically or you can say you increased the temperature without giving any heat to your hands। तो हीट नेसेसरी नहीं है टेम्परेचर चेंज करने के लिए, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया। तीसरा प्रोसेस होता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक, बार किसका यूनिट होता है? प्रेशर का। तो आइसोबारिक का मतलब हो गया कांस्टेंट प्रेशर। कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी आउट किया जाए। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम मैक्सिमम जगहों पर प्रेशर को कांस्टेंट ही मानेंगे, क्योंकि हमारे ज्यादातर प्रोसेसेस जो हम अर्थ सरफेस पे करते हैं, जो भी एनी एनी प्रोसेस और एनी केमिकल रिएक्शन और एनी फिजिकल रिएक्शन दैट इज हैपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज मोर और लेस सिमिलर प्रेशर। होते हैं प्रेशर डिफरेंसेस ऑब्वियसली, अर्थ में भी। अगर आप माउंटेन्स पे जाओगे तो कम होगा, अंडर सी डीप अंडरग्राउंड जाओगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, बट ज्यादातर तो रिएक्शंस बिलो सी लेवल पे ही हो रहा है ना, जहाँ पे प्रेशर ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो प्रेशर को हम क्या मानते हैं मोस्ट केसेस में, अनलेस हमें दिया जाए कि प्रेशर चेंज हो रहा है, हम प्रेशर को जब भी कोई फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ज्यादातर जगह पे हम प्रेशर को कांस्टेंट लेते हैं, यानी डेल्टा पी की वैल्यू क्या लेते हैं? 0। ठीक है, तो ये बहुत कॉमनली ऑब्जर्व करोगे आप जब मैं आगे फॉर्मूलाज कराऊंगा। फिर आता है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या है? द प्रोसेस कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें कांस्टेंट क्या है? वॉल्यूम, डेल्टा V इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद साइक्लिक और रिवर्सिबल प्रोसेस भी होते हैं, बट दैट आई विल डिस्कस लेटर, अभी मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ डिस्कस। ये बात समझ में आई यहाँ तक? हाँ जी, हार्दिक क्लियर है? यस सर। तो ये टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हो गए। इसके बाद एक चीज और आती है, स्टेट फंक्शंस। सर पूरा चैप्टर इन चार पे ही बेस्ड है। किस पे? किस पे सर इन बेस्ड? चार कॉन्सेप्ट पे, इन चार प्रोसेस पे। हाँ, मतलब मोर और लेस, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये सब समझ, ये बेसिक्स हैं चैप्टर के, ये समझो, क्योंकि ये टर्म्स जब बाद में यूज होंगी तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या बात हो रही है। स्टेट फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? वैसे तो इंटरचेंजेबल टर्म है,
लेकिन मोस्टली लोग कभी कभार स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल अलग अलग चीज को भी बोलते हैं, कभी कभार सेम को भी बोलते हैं। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है अभी? फिर एक प्रोसेस साइक्लिक वाला रह गया। हाँ वो बाद में कराऊंगा अभी। स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स क्या है? ठीक है, द वेरिएबल्स और फंक्शंस इंटरचेंजेबली ही यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे टर्म को, दैट हेल्प डिटरमाइन the state of a system are called state functions. ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन तीनों को यूज करके ही आप किसी सिस्टम की स्टेट डिटरमाइन करते हो कि वो किस स्टेट में होगा। ठीक है, वो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। ये सब किस चीज से पता लगता है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से। इनको क्या बोला जाता है? स्टेट फंक्शंस। ठीक है, एक चीज और है, ये तीनों प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जिन प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करती हैं, ठीक है, वो जनरली स्टेट ऑफ द सिस्टम डिटरमाइन करेंगी। और वो स्टेट, अब एक चीज देखो, स्टेट वेरिएबल्स, द प्रॉपर्टीज of a system that, ये एक अलग तरह की डेफिनेशन है स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस के। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम दैट डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। अब इसके एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, इसके एग्जांपल है, फिर समझाऊंगा अभी कैसे। इंटरनल एनर्जी किसके एग्जांपल है? एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी। ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो मैं एंथैल्पी का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। एंथैल्पी क्या होता है? आपने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस पढ़े। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? हीट रिलीज करते हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता Yes, है? हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज हो रही है, हमने हीट का अमाउंट नहीं पढ़ा था ना 10th क्लास में कि कितनी हीट रिलीज हो रही है, अमाउंट ऑफ हीट। लेकिन अगर मान लो आप पढ़े हम अमाउंट ऑफ हीट कितनी रिलीज हो रही है किसी भी सिस्टम के अंदर, मान ले हम कहते हैं कि एक प्रोसेस के अंदर 11 जूल या 10 जूल हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो वो 10 जूल हीट जो रिलीज हो रही है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है? एंथैल्पी की फॉर्म में। एंथैल्पी बेसिकली हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम होता है। ठीक है, अब कोई रिएक्शन आपने देखा था अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ रहे थे, एक प्रोसेस, एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं, कई कई रिएक्शंस ऐसे होते थे एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते थे, कई ऐसे होते थे 2 स्टेप में कंप्लीट होते थे, कई ऐसे भी होते हैं तो 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। और कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसको 2 तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, यानी मुझे ए से बी बनाना है, तो देयर इज वन पाथ ऑफ मेकिंग इट लाइक दिस, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप ऐसे, और अनदर पाथ इज लाइक दिस, 1 स्टेप ऐसे, 2 स्टेप ऐसे, और फिर 3 स्टेप लास्ट वाला सेम है। या फिर देयर इज वन मोर पाथ लाइक दिस, 1 स्टेप ऐसे, 2 स्टेप ऐसे, फिर थर्ड एंड फोर्थ स्टेप भी, इसमें 4 स्टेप लग रहे हैं। नो मैटर विच पाथ आई टेक टू रीच फ्रॉम ए टू बी, टू कन्वर्ट ए इनटू बी, सेम अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड। ठीक है, नो मैटर विच पाथ आई टेक। तो इसीलिए
जो एंथैल्पी है वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है जो कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड नहीं करता कि मैं कौन सा पाथ ले रहा हूं, मैं ये पाथ ले रहा हूं, मैं ये पाथ ले रहा हूं, या फिर मैं ये पाथ ले रहा हूं। समझ में आया स्टेट फंक्शन का मतलब, विच डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट ऑन द पाथ टेक। तो ऐसे प्रोसेसेस को, या सॉरी ऐसे वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं हम, स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है। या स्टेट फंक्शंस। बात समझ में आई? तो दो तरीके हैं स्टेट फंक्शन स्टेट वेरिएबल को डिटरमाइन करने की। एक तो ये है कि जो प्रॉपर्टीज सिस्टम की स्टेट को डिटरमाइन करे, स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिटरमाइन करे, उनको स्टेट फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल्स बोला जाता है। दूसरा, ऐसी प्रॉपर्टीज जो इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती हैं, उनको भी स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस बोला जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर। दूसरे क्या है, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन इसके उल्टे होते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टीज that depend on the path taken to reach from initial state to final state of the system. ठीक है, इसके लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ हिल, देयर इज अ माउंटेन, ठीक है, एंड यू वांट टू रीच द टॉप ऑफ दिस माउंटेन। ठीक है, so there is a path, you can take a path straight up, ठीक, or you can take a path by going around the mountain। ठीक है, तो in which condition will you have to do more work? बेसिकली ज्यादा डिस्टेंस किस में कवर करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस है ना, तो ज्यादा डिस्टेंस किस में कवर करना पड़ेगा तुम्हें अगर तुम ये कर्व्ड पाथ लोगे। ठीक है, तो वर्क यस डन सर। तुम्हारा किस में ज्यादा होगा, कर्व्ड पाथ में। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, वर्क। अब तुम उल्टा बात करो, अगर तुम यहां से माउंटेन से स्लाइड डाउन करके नीचे आ रहे हो, if you are sliding down this mountain, तो तुम्हारी बॉडी के फ्रिक्शन से हीट जनरेट होगी। तुम ऐसे डायरेक्टली आते हो नीचे, या फिर ऐसे 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 करते हुए आते हो, कौन सी कंडीशन में ज्यादा हीट जनरेट होगी? जब तुम लंबा पाथ फॉलो करोगे, योर बॉडी विल रब वे मोर अगेंस्ट द माउंटेन सरफेस। ठीक है, यस सर। तो हीट इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन। ठीक है, तो वर्क एंड हीट जो है वो क्या है, पाथ फंक्शन है। डिपेंड करते हैं कि कौन सा पाथ आपने लिया है। एक रिएक्ट, ये तो मैंने बहुत सिंपल माउंटेन वाला एग्जांपल ले लिया, अगर आप इसी चीज को आप रिएक्शन में भी मान सकते हो। अगर एक ए को बी में कन्वर्ट करेंगे, तो इफ यू टेक वन पाथ देयर विल बी अ डिफरेंट हीट, if you take this path there will be another type of heat, if you take the third path there will be a third type of heat, similarly work done will also be different in all three paths। ठीक है, बात समझ में आ गई? स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन किसे कहते हैं? यस सर। ठीक है, इसके बाद न्यू टॉपिक हम शुरू करेंगे, इंटरनल एनर्जी। तो भाई इंटरनल एनर्जी क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यू सिंबल यूज करते हैं इसके लिए। इंटरनल एनर्जी होती क्या है, इट इज द सम ऑफ
all the energies of a system, which may include mechanical, chemical, electrical और थर्मल एनर्जीज। ठीक है, जितने भी डिफरेंट टाइप की एनर्जीज हैं उन सबके सम को क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल कैन यू टेल कि हाउ मच वाटर इज इन ऑल द ओशंस? इज इट इवन पॉसिबल? दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी लगा चुके हैं, आज तक साइंटिस्ट ने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। वी हैव calculated the circumference of earth, we have calculated the distance from the moon to the earth, but we haven't calculated how many liters of water is there in our oceans accurately। नहीं बता पाए ना, अप्रोक्सीमेट शायद बता दें, लेकिन वो भी बताना पॉसिबल नहीं है, कि हमें यही नहीं पता ओशंस कितने डीप हैं अभी तक तो सारे। ठीक है, तो ये बताना पॉसिबल नहीं है that how much water is in the ocean, but for example if I add 2 liters of water into the ocean, तो मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि जितना पहले था उससे 2 लीटर बढ़ गया है, तो चेंज इन द वॉल्यूम तो बता सकता हूँ ना मैं, ओशन में 2 लीटर आ गया अगर मैंने 2 लीटर की पानी की बोतल डाल दी ओशन में। बात समझ में आ रही है? तो सेम इज विद इंटरनल एनर्जी। वी कैन नॉट कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बट वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बिकॉज वी नो व्हाट चेंजेस इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो वी कैन नॉट determine the value of internal energy, but we can determine the change in internal energy। ठीक है, and how does internal energy change? It changes when there are 3 ways to change the internal energy. Heat is transferred in or out of the system। ठीक है, second, work is done on or by the system। work is done on the system or by the system। इसका मतलब बताऊंगा मैं अभी आपको क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल। और तीसरा, मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। सर फिजिक्स में किया हुआ है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। यहाँ ना साइन उल्टे होते हैं, जो फिजिक्स में करा है ना उसका उल्टा होता है। ओके, ठीक है, लॉजिक तो पता है ना, ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम का मतलब क्या है। अगर एक कंटेनर में ये सर गैस जब है, if you कोड press it, एक्सटर्नली लग रही होती है। हाँ अगर हाँ जी सर मैंने आपसे पूछा था वो फिजिक्स में उल्टा क्यों होता है, केमिस्ट्री में ऐसा क्यों होता है? ये फिजिक्स में उल्टा क्यों होता है? साइन कन्वेंशंस की वजह से यार, बस वो फॉर्मूले में फिट करने के लिए है साइंस, और कुछ नहीं। ठीक है, फॉर्मूला सर जो अपने हम हिसाब यहाँ से यूज थोड़ी कर कर रहे हैं वो सकते हैं डिफरेंट है, साइन। वो वहाँ है, साइन कन्वेंशन है इसका, और कोई मकसद नहीं है बस। सर अपने हिसाब से थोड़ी ना कर सकते साइंस। कर सकते हैं ना, डिपेंड करता है हम किस फॉर्मूले में लगा रहे हैं। आपको याद है 10th क्लास में आपने वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, मिरर्स वाला जो चैप्टर था आपका, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। यस सर, उसके यस अंदर सर। हम ये मानते थे कि मिरर जो है वो ऐसे है, तो जो भी चीज लेफ्ट पे मेजर करोगे वो नेगेटिव, और जो राइट पे मेजर करोगे वो पॉजिटिव, राइट। सर वो तो ठीक है, कार्टेशियन प्लेन की वजह से कराया था ना। कार्टेशियन प्लेन की वजह से था ना, तो मिरर को ऐसे ही क्यों मान रहे हो? मिरर को ऐसे भी तो मान सकते थे।
मतलब एज इन मिरर का जो वो है रिफ्लेक्टिव साइड, उसको तुम इधर की तरफ रख लो, तो तुम्हारे फिर फोकल लेंथ इधर आ जाती है उसकी कॉनकेव मिरर की, तो वो पॉजिटिव नहीं हो जाती। ये हमने assumption ही तो ली थी ना। तो we have, if there are two choices and it doesn't matter which choice we take, so we choose one to avoid confusion. So sign conventions mostly ऐसे ही होते हैं, which represent something, they do not have a physical significance every single time. ठीक है, sometimes they do but sometimes they don't. ठीक है sir. लेकिन अगर ऐसा डिफरेंस है कुछ तो तुम भी पढ़ के देखना, मैं भी देखता हूँ डिटेल में, हो सकता है कुछ डिफरेंस हो कि फिजिक्स में ऐसे क्यों लिया और वैसे क्यों लिया, बताऊंगा मैं तुम्हें बाद में। ठीक है। अच्छा, हीट ट्रांसफर इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम के लिए सिंपली याद रखना है क्या, जब भी हीट एब्जॉर्ब होगी, जब हीट एब्जॉर्ब होगी सिस्टम यानी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो क्यू क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव लिया जाएगा। और जब हीट रिलीज करेगा सिस्टम तो क्यू नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ वर्क डन में है, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, W का साइन है, W का साइन पॉजिटिव होगा और इसमें W का साइन नेगेटिव होगा। इतना क्लियर है भाई, तीनों पॉइंट्स क्लियर है। वैसे एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है कि इंटरनल एनर्जी कब चेंज होती है, या तो सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो, या फिर सिस्टम पे वर्क करो या सिस्टम वर्क करे। ठीक है, या तीसरा मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, काफी समझ में आ गई ये बात। यस सर। अब इससे एक चीज आती है हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, पहले हम इसको प्रॉपर इसके टर्म में पढ़ते हैं, फिर इसका सिंपल फॉर्म भी बताऊंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम बताया था ना कैसा, उसके अराउंड थर्मल वॉल्स लगी हुई है, ना तो एनर्जी अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है, ना मैटर अंदर आ जा सकता है ना बाहर आ सकता है, कुछ भी इसके अंदर बाहर नहीं जा सकता, ना मैटर ना एनर्जी, जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा। तो इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है, यानी इसके अंदर जो डेल्टा यू होता है ना वो जीरो रहता है हमेशा ऐसे सिस्टम में। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, कांस्टेंट, जीरो नहीं है जीरो चेंज है। ठीक है, ये मत बोल देना कभी इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, जितनी भी होती है उतनी ही रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इंटरनल एनर्जी of an isolated system is always constant. देखो, अगर तुम ध्यान से सोचो तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है। जब किसी सिस्टम के अंदर एनर्जी नहीं जा सकती अंदर बाहर और मैटर भी नहीं आ सकता अंदर बाहर, तो ना एनर्जी जा सकती है ना मैटर जा सकता है, तो ऐसा सिस्टम के अंदर की एनर्जी क्यों चेंज होगी अपने आप ही। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वही बात तो हो गई ना। ये अंदर अपने आप से ना क्रिएट हो सकती है एनर्जी, ना कम हो सकती है, ना बढ़ेगी ना घटेगी, तो क्या रहेगी फिर, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कह रहे थे कि मतलब इसमें से मेटल का पीस रख के शेक कर दे तो उसमें एनर्जी आ जाती है अंदर। एनर्जी नहीं आती है, तो गर्म हो जाता है, हीट जनरेट हो जाती है। तो आपने वर्क किया ना, उससे हीट जनरेट हुई है, आई थोड़ी है कहीं से। ओके सर। ठीक है, हाँ। जैसे
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर हमारी वो जो एनर्जी होती है वो किसी और एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, तो सर इसके अंदर भी ऐसा चेंज आ सकता है, मतलब हाँ, एनर्जी किसी ट्रांसफॉर्म और। हो सकती है, लेकिन मैंने डेल्टा यू बोला है ना, डेल्टा यू इज द सम ऑफ ऑल एनर्जीज। तो अगर एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तो ओवरऑल चेंज थोड़ी आएगा, एक कम होगी एक बढ़ जाएगी, ओवरऑल तो जीरो ही बट रहेगा चेंज। क्या बोल रहे ठीक हैं? है सही, समझ आई? मुझे पूछना है। हाँ, हाँ ये ऐसा ही था ना मतलब। ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अंदर की हीट एनर्जी वर्क में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी तो पोटेंशियल घट जाएगी, काइनेटिक बढ़ जाएगी, ओवरऑल वैल्यू तो वही रहेगी ना। तो इसलिए चेंज चेंज जीरो। क्या रहेगा? चेंज रहेगा जीरो। ठीक है, ठीक है सर। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है भाई, हार्दिक समझ में आ गए? Yes, sir. अच्छा, मैथमेटिकली अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम ना हो तो फिर कैसे इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा? मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ इज गिवन बाय द इक्वेशन। क्या इक्वेशन यूज करते हैं हम? इक्वेशन है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू की जगह ना कभी कभार ई भी यूज किया जाता है, याद रखना, किसी किसी बुक में ई लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना अगर कहीं पे ई लिखा हुआ हो इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंडियन बुक्स में तो यू ही लिखा जाता है वैसे, डेल्टा यू या डेल्टा ई इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन किसी किसी बुक में कर लेते हैं ई भी इस्तेमाल। ठीक है, बहुत रेयरली होगा ऐसा, बट होता है कभी। तो क्यू क्या है? क्यू है हीट ट्रांसफर्ड, कितनी हीट ट्रांसफर हुई सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम। क्यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी अगर हीट एब्जॉर्ब सॉरी रिलीज हो रही है, पॉजिटिव आएगी अगर एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव आएगा, बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव आएगा। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, Q प्लस डब्ल्यू, इंटरनल एनर्जी चेंज का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों है? क्योंकि जितनी हीट ट्रांसफर करोगे उतना वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो। ठीक है, मान लो ये कंटेनर की जो मैं बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था इसके अंदर अगर ऑलरेडी मान लो कोई एक छोटा सा मेटल का पीस पड़ा हुआ है ऐसे, और आप इस सिस्टम को बहुत विगरसली शेक करो, तो विगरसली शेक करने की वजह से ये जो मेटल का पीस है, इट इज डूइंग सम वर्क व्हेन इट इज मूविंग अराउंड इन इट। तो डूइंग मान लो इस मेटल पीस ने 100 जूल ऑफ वर्क किया, तो 100 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव 100 आ जाएगा, और उसकी वजह से सिस्टम के अंदर 100 जूल हीट जनरेट हो जाएगी। तो 100 जूल ऑफ हीट अब्सॉर्ब, कह लो अब्सॉर्ब तो नहीं है, बेसिकली जनरेट हो गई, तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ओवरऑल डेल्टा यू अभी भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जीरो। चेक, तुम्हारा जो डाउट था यही था? जी सर। समझ में आई बात? जी सर, आ गए। ठीक है, हार्दिक ये बात समझ में आई? तो ये कैसे एक्सप्लेन करता है ये फॉर्मूला? Yes, sir. इंटर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि जितना आप वर्क करोगे उतनी हीट जनरेट होगी, या फिर जितनी हीट दोगे उतना वर्क डन हो जाएगा। और अगर उतना वर्क डन नहीं हुआ, उससे कम या ज्यादा हुआ, तो इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज आ जाएगा। और ऐसा तब होगा जब सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है। अगर आइसोलेटेड है तो डेल्टा यू हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और याद रखनी है, internal energy is a function of temperature. Function of temperature. इसका मतलब क्या है? If temperature is constant, then internal energy is also constant.
तो अगर डेल्टा टी इक्वल टू 0 है तो डेल्टा यू भी 0 ही होगा. If delta t is 0, then delta u is also 0. Will always be 0. Okay.